हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनक्लिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करना है हमें उस क्वेश्चन को। तो हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ क्लाइंट इज रिसीविंग वारफरिन, जिसे हम कॉमेडिन के नाम से भी जानते हैं। विच टेस्ट रिजल्ट्स शुड द नर्स यूज टू डिटरमिन इफ द डेली डोज ऑफ दिस एंटीकोएगुलेंट इज थेराप्यूटिक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको वारफरिन दिया जा रहा है एज एन एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। तो नर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे हमें ये पता चल सके कि जो वारफरिन है वो एक अच्छे से इफेक्ट कर रहा है। तो हमें ऐसा कौन सा टेस्ट करेंगे? तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज INR, सेकेंड इज APTT, थर्ड वन इज ब्लीडिंग टाइम एंड फोर्थ वन इज सेडिमेंटेशन रेट। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? हमारा INR। अब हम इन चारों ऑप्शंस को रैशनल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो INR है, इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। और जिसका नॉर्मल वैल्यू है वो कितना रहता है? इसका नॉर्मल वैल्यू दो तरह से हमें याद रखना है। इसका नॉर्मल वैल्यू, अगर पेशेंट वारफरिन रिसीव नहीं कर रहा है तो इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 1.1। 1.1 से कम होना चाहिए हमेशा ये। बट अगर पेशेंट को हम लोग वारफरिन दे रहे हैं तो उस केस में इसका जो नॉर्मल वैल्यू है, या फिर हम ये बोले कि उस केस में जो थेरेप्यूटिक रिजल्ट जो हमें चाहिए रहता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 2 to 3 इफ ऑन वारफरिन। अगर हमारा पेशेंट वारफरिन पे है तो नॉर्मल वैल्यू 2 to 3 चलेगी, और अगर पेशेंट वारफरिन पे नहीं है, नॉट ऑन वारफरिन, अगर पेशेंट वारफरिन पे नहीं है तो नॉर्मल वैल्यू जो है वो लेस देन 1.1 होनी चाहिए। अब आते हैं इंडिकेशंस की, ये वारफरिन कब कब दिया जाता है। तो पहला इंडिकेशन है हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन। जब पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तब, और या फिर अगर हमारे पेशेंट को कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तब हमें, जैसे कि लेग्स में क्लॉट वगैरह हो, तो उन केसेस में पेशेंट को जो है वारफरिन दिया जाता है, और तब हम INR रेशियो चेक करते हैं। अब INR की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जब भी INR चेक करते हैं तो हम PT भी जरूर चेक करते हैं, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसकी क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है दैट इज PT टाइम कितना होता है? 11 to 13.5 seconds. This is the normal prothrombin time. अब हम ये कब चेक करते हैं, या फिर किन किन डिसऑर्डर्स में, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह को अगर हमने असेस करना है तो हम PT और INR को चेक करते हैं। तो जब भी हमने INR रेशियो निकालनी है तो वो PT के साथ, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के साथ ही हम लोग असेस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम वारफरिन को जब भी चेक करना है थेरेप्यूटिक इफेक्ट तो हमने INR करवाना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास APTT। तो APTT का जो फुल फॉर्म है दैट इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। नेक्स्ट है APTT, दैट इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 30 to 40 सेकेंड्स। इसका जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है? 30 to 40 सेकेंड्स। और हम APTT किस में चेक करते हैं? जैसे वारफरिन के लिए INR है तो APTT किसके लिए है? इट इज फॉर हेपेरिन। अगर पेशेंट को हेपेरिन चल रहा है तो हम कौन सा टेस्ट करवाएंगे? दैट इज APTT, क्योंकि इट एक्ट ऑन, किसके ऊपर एक्ट करता है? हमारे जो क्लॉटिंग पाथवेज है वो दो हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पे एक्ट करता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे कब होता है? लाइक जब एक्टिवेटेड बाय द ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा होता है इनसाइड द हमारे जो वेस्कुलर सिस्टम में, तब हमारा जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है। इंट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होगा? जब हमारा वेस्कुलर सिस्टम में कोई ट्रॉमा होगा। तो हम APTT कब करेंगे चेक? जब हम पेशेंट को हेपेरिन दे रहे होंगे और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 30 to 40 सेकेंड। ऐसे पेपर में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि APTT कब चेक किया जाता है, या फिर अगर पेशेंट को भाई हेपेरिन चल रहा है तो कौन सा टेस्ट हम करेंगे चेक करने के लिए।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेक्स्ट है हमारा ब्लीडिंग टाइम। तो दोस्तों हमारा जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है वो कितना है, 2 to 7 मिनट्स। और हम ब्लीडिंग टाइम कब रिक्वायर्ड है, जब भी हमें कोई ट्रॉमा या फिर वुंड होता है तो उस समय जो हमारा ब्लड है जो क्लॉट करेगा, दैट इज लाइक कितनी देर ब्लीडिंग है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम पे। 2 to 7 जो ब्लीडिंग टाइम है दैट इज द नॉर्मल टाइम। इफ इट इज मोर देन 7 मिनट्स देन इट इज नॉट नॉर्मल। तो दैट इज द ब्लीडिंग टाइम जो है। बट ब्लीडिंग टाइम कभी भी वारफरिन की थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कभी भी यूज नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट बेसिकली नेक्स्ट है हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट। अब सेडिमेंटेशन रेट है इंडिकेटर किस चीज का, हमारे प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। तो हम जब भी हम पेशेंट का एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट चेक करवाते हैं, फिर सेडिमेंटेशन रेट चेक करवाते हैं, तो उसका कोई भी रिलेशन ब्लीडिंग या फिर वारफरिन से नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेडिमेंटेशन रेट इज नॉट एट ऑल एन इंडिकेटर ऑफ क्लॉटिंग, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन कि वारफरिन जब भी पेशेंट को चलेगा तो हम क्या करेंगे, INR चेक करवाएंगे, जिसकी मैंने आपको नॉर्मल वैल्यू बताई। अगर पेशेंट वारफरिन पे नहीं है तो नॉर्मल वैल्यू शुड बी लेस देन 1.1 एंड इफ पेशेंट इज ऑन वारफरिन थेरेपी देन इसका नॉर्मल वैल्यू 2 to 3 रहेगा। नेक्स्ट आता है APTT जो कि हेपेरिन में चेक करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्लीडिंग टाइम। APTT का जो हमारा नॉर्मल वैल्यू अगर पेशेंट रिसीव हेपेरिन कर रहा है तो इट इज 30 to 40 सेकेंड्स। और हमारा ब्लीडिंग टाइम मैंने आपको बताया दैट इज 2 to 7 मिनट्स एंड दिस। और जो ये सेडिमेंटेशन रेट है इट इज नॉट एट ऑल बिलोंग, ये बिल्कुल बिलोंग नहीं करता है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर से। ये हमारा इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन का जो प्रेजेंस है उसको बताता है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।